Hello, my dear student of Standard 9th. Welcome to you once again. And finally, we are going to complete chapter number 9. This is the part 3, fundamental rights, fundamental duties, and directive principle of the state policy. So already we had covered the question answer. We already covered the short note section, and now in this third part, we are going to cover fill-ups, not give reasons and MCQ. Okay. So without wasting any further time, let's get started. So here is your first give reason. Okay. So in your give reason number 1, the question is asked, one can go to the court of law to seek protection against the violation of fundamental rights. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अगर आपके साथ फंडामेंटल राइट्स आपका वायलेशन किया जा रहा है तो आप जस्टिस के लिए कोर्ट में जा सकते हो. ओके, सो ये कहने का मतलब है. तो लेट्स सी. The fundamental rights are the rights guaranteed by the constitution and therefore violable. Okay, so fundamental जो rights है वो हमारे constitution ने हमको दिया है. अगर वो कोई हमसे छीनता है तो ये उसको clear cut हमारे constitution का violation ही consider किया जाएगा. Point number 2, the Supreme Court and the High Court have been given right jurisdiction to uphold the rights of the citizens. एक तरह से हमारा जो constitution होता है उसका protection कौन देता है? उसका protection हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही देता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. पॉइंट नंबर 3, देयरफॉर अगर किसी को भी लगता है तो वो कोर्ट जा सकता है. पॉइंट नंबर 3 सेम एज क्वेश्चन. नाउ गिव रीजन नंबर 2. इन गिव रीजन नंबर 2 इट इज आस्क्ड दैट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इज लाइक द कॉन्स्टिट्यूशनल सोल. जो हमारा एक राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है. ठीक है, तो ये कैसे है? Let's see. There are only 4 points. The right of the citizen become the meaningless unless protection is provided against their violation. हम लोग चाहे कितने भी राइट्स दे दें, लेकिन अगर उसको वायलेट करेंगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है. ओके, तो उसके खिलाफ जो वायलेशन हो रहा है उसके अगेंस्ट हमको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए. नाउ पॉइंट नंबर 2, द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज द मीन्स बाय विच द सिटीजन कैन सीक प्रोटेक्शन फ्रॉम देयर फंडामेंटल राइट्स. और जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है ये मतलब बाकी सारे राइट्स को एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. ओके, पॉइंट नंबर 3, द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट कैन प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन. एंड इसकी जिम्मेदारी किसको दी गई है? वेल, हमारे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को. देयरफॉर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सेड दैट. बाकी सब क्वेश्चन में ही है. और चलिए अब हम लोग गिव रीजन नंबर 3 में चलते हैं. So without any delay, let's get started. So here is your give reason number 3. In your give reason number 3, freedom cannot be unlimited and absolute. ठीक है, हमको राइट टू फ्रीडम मिलता है, पर राइट टू फ्रीडम का ये मतलब थोड़ी ना है कि हम लोग उसको जैसे चाहे जिस हिसाब से चाहे यूज़ करें. से फॉर एग्जांपल मुझे राइट टू फ्रीडम है, मैं इंडिया में कहीं पे भी जा सकता हूँ, मैं कहीं पे भी रह सकता हूँ. तो उसका मतलब ऐसा थोड़ी कि मैं अपनी चारपाई सड़क के बीच में बिठा के बैठ जाऊँगा क्योंकि राइट टू फ्रीडम है. सी, एक बात हमेशा याद रखना कि राइट टू फ्रीडम है मगर वो फ्रीडम दूसरे के लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं होना चाहिए. इसका मतलब गिव रीजन का यही मतलब है. ठीक है, वरना क्या हो जाएगा, सब लोग अपने मर्जी के राजा हो जाएंगे. ठीक है, और जो बिल्कुल सही नहीं है. पॉइंट नंबर 1, अनलिमिटेड एंड एब्सोल्यूट फ्रीडम लीड्स टू द एनार्की. बराबर, तो ये तो एनार्की में ही होता है, जो चाहे वो करो. रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आर प्लेस्ड ऑन फ्रीडम ऑफ एवरी सिविलाइज सोसाइटी. तो कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होने चाहिए. ठीक है, आपको बोलने का राइट है, तो आपको क्या रात को 12 बजे जोर जोर से बोलने लग जाओगे? भाई सबका सोने का टाइम है, सो आपको थोड़ा बहुत तो लिमिट में रहना चाहिए. ठीक है, तो कुछ कुछ कानून बनाए गए हैं कि आप इस टाइम पे ये चीज़ें नहीं कर सकते. ओके, in Indian Constitution to had placed a reasonable restriction on the right to freedom for the following purposes. तो हमारे देश की कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए. सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ द नेशन. मतलब आप लोग राइट टू फ्रीडम कुछ में अपना यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो देश के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए. देश की एकता के लिए, देश की यूनिटी के लिए वो खतरा नहीं होना चाहिए. फ्रेंडली रिलेशन विद अदर कंट्री. ठीक है, हमको फ्रेंडली रिलेशनशिप भी मेंटेन करने होते हैं कंट्रीज़ के साथ. हमको लॉ एंड ऑर्डर सी पॉइंट में भी मेंशन करने होते हैं. डी पॉइंट में हमको कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट भी नहीं कहना है. मीन्स अदालत में आप लोगों ने मूवीज़ में देखा होगा कि
जो लॉयर होता है वो अपने मतलब क्लाइंट से मतलब बातें कर रहा होता है एंड कुछ क्वेश्चन आंसर कर रहा होता है, तभी बीच में कुछ आके बोलते हैं जज साहब ये इंसान झूठा है, मक्कार है। तो जज उसको वार्निंग देता है, प्लीज़ सिट डाउन एंड लेट हिम फिनिश। अगर आपको कुछ बोलना है तो बाद में आपको आके बोलने का मौका दिया जाएगा, लेकिन बार बार बीच में बोल बोल के डिस्टर्ब करना मतलब क्या? तो इसे कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, ठीक है, अदालत की तौहीन माना जाता है एंड इसके लिए उसको सज़ा भी हो सकती है। प्रोमोटिंग हेट्रेड, कुछ लोग रिलीजियस बेस पे ये हिंदू मुस्लिम्स के इश्यूज़ करते रहते हैं, सो इससे क्या होता है, देश का माहौल ख़राब होता है। डिफ्लेमेशन, यानी किसी भी रिस्पेक्टेबल इंसान के खिलाफ आप लोग कुछ ही बोल सकते हो, तो वो आप पे मान हानि का दावा कर सकता है और आपसे पैसे कंपनसेट भी कर सकता है। सो आपको किसी के बारे में भी कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए, ठीक है। इंसिनमेंट ऑफ द वायलेंस, वायलेंस को गिव अप कर देना चाहिए एंड दस इसलिए फ्रीडम बिल्कुल एब्सोल्यूट नहीं होनी चाहिए। देखिए, बोलने की आज़ादी है लेकिन गाली बोलने की आज़ादी नहीं है, ओके। बस इतनी बात ध्यान में रखिएगा एंड आगे पॉइंट गिव रीजन नंबर 4 में बढ़ते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल पॉलिसीज आर द प्री कंडीशन ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो ये जो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल है पॉलिटिकल पॉलिसीज का, ये एक तरह से फंडामेंटल राइट्स को ही यूटिलाइज करता है। कैसे? नाउ हियर इज योर पॉइंट नंबर 1। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज मीनिंगलेस विदाउट सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कोई काम की नहीं है अनलेस जब तक सोशल और इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी ना इस्टेब्लिश हो। The directive principles are designed to usher the social and the economic democracy and thereby to make the political democracy meaningful। इसलिए हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये ऑटोमेटिकली हमारे सोशल और इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली फिर अल्टीमेट एडवांटेज किसको मिलेगा? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को ही मिलेगा, ठीक है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर डिजाइन टू अटेन द एगेरिटेरियन सोसाइटी एंड वेलफेयर स्टेट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इसलिए बनाया गया है ताकि हमारा जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, वो डेवलपमेंट के रास्ते पे बढ़ती रहे। इन दिस सेंस बाकी तो सब क्वेश्चन ही है। सो हियर इज योर गिव रीजन नंबर 5 एंड ये सबसे बड़ा वाला है एंड लेट्स सी इसमें क्या है। अ फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी विदाउट एक्सप्लॉयटेशन इज द इम्पोर्टेंट एम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक ऐसा समाज जहाँ पे कोई भी किसी को एक्सप्लॉइट ना करे, वही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मेन आधार है, एम है, मकसद है, यू कैन से, ओके। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे देश ऐसा देश हो जहाँ पे कोई किसी के साथ चीटिंग ना करे, कोई किसी को किसी की पोजीशन का मिसयूज ना करे, कोई किसी को परेशान ना करे। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली में यही चाहता है और उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या किया है, लेट्स सी। सो पहले हम लोग 2 पॉइंट देख लेते हैं। द प्रीएम्बल स्टेट सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे प्रीएम्बल में ही ये सब लिखा हुआ है, प्रस्तावना जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। नाउ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द जस्टिस मीन्स डूइंग अवे विथ इनजस्टिस which exist in the various forms such as the practice of untouchability, gender-based discrimination, exploitation of the labor, traffic in the human beings, forced labor, child labor and slavery। ओके, आज भी हमारे समाज में हमको बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो क्लियरली डिस्क्रिमिनेशन हमको देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है? तो अनटचेबिलिटी, लगान मूवी आपने देखी है ना, वो अपना वो लेग स्पिनर था, कचरा नाम था शायद, ओके। सो ये सब उसमें होता था एंड इसके अलावा अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी का तो हो गया वो। फिर जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, तू लड़का है लड़की है, नहीं हम लोग तुझे नहीं रखेंगे, तो ये भी नहीं होना चाहिए। फिर लेबर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है, मीन्स उनसे ज़्यादा काम करवाया जाता है या उनको पेमेंट कम दी जाती है। इसके अलावा इंसानों को बेचा खरीदा जाता है, ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है, बच्चों से लेबर एक्टिविटी करवाई जाती है एंड स्लेवरी। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी को एक्सप्लॉइटेशन में है, ये बताता है। तो इन सबको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्सप्लॉइटेशन फ्री सोसाइटी वॉज पुट इनटू प्रैक्टिस बाय द राइट टू इक्वालिटी एंड मोर पर्टिकुलरली बाय द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो इस चीज़ों को हटाने के लिए हम लोगों ने क्या इंट्रोड्यूस किया? हमने इंट्रोड्यूस किया राइट टू इक्वालिटी, और इसको और अच्छे से और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमने राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन भी इंक्लूड किया है
जहाँ पे आप कोई किसी का एक्सप्लॉइटेशन नहीं करेगा। पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन हैज़ बैंड द ट्रैफिक इन द ह्यूमन बींग स्लेवरी एंड द फोर्स लेबर। तो इन सब चीज़ों पे ऑटोमेटिकली राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन बैन कर देता है। इट इज़ मेड एन It has made employment of the children below 14 years of age in a hazardous profession is cognizable offense। अगर आप किसी भी बच्चे को जिसकी एज 14 ईयर्स या उससे कम है तो आपको जेल भी हो सकती है अगर आप ऐसे बच्चों से कोई हैजार्डस काम, हैजार्डस यानी जो बच्चों के करने के लिए काम नहीं होते हैं, जो उनके हिसाब से डेंजरस नेचर में कंसिडर होते हैं। पॉइंट नंबर 6 अगेन हमारा क्वेश्चन है कि हम लोग हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक एक्सप्लॉइटेशन फ्री सोसाइटी चाहता है। चलो अब नंबर 6 पे चलते हैं। डेट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड द फंडामेंटल राइट्स आर नॉट अगेंस्ट ईच अदर। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल ये एक दूसरे के अगेंस्ट में नहीं है, इंस्टेड दे कंप्लीट ईच अदर। ये एक दूसरे को मतलब पूरा करते हैं। ओके, लाइक टॉम एंड जेरी। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर डिजाइन टू अचीव द सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी। तो ये दोनों डेमोक्रेसी को अचीव करने के लिए किया गया है। वेयर द फंडामेंटल आर द फाउंडेशन ऑफ द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। और कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का फाउंडेशन है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज मीनिंगलेस विदाउट द सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ये गोल्डन स्टेटमेंट आपको चिपका देना है बस, दैट्स इट, एंड देयरफॉर पूरा का पूरा क्वेश्चन है। नाउ ड्यूटीज एंड राइट्स बोलो या राइट्स एंड ड्यूटीज बोलो आर द साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ठीक है, ये एक ही कॉइन के दो साइड हैं। तो ये आई थिंक हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट तो भी फिर से कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर इंटर कनेक्टेड एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और ये दोनों आपस में लिंक्ड भी हैं। व्हेन वी थिंक ऑफ एन्जॉयमेंट ऑफ आवर राइट वी हैव टू बी माइंडफुल फॉर द सेम राइट ऑफ द अदर पर्सन। ठीक है, अगर हम लोग कभी किसी के बारे में भी अगर किसी भी राइट्स को एंजॉय करने के बारे में सोचते हैं तो हमको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि वो दूसरे के लिए भी एक ड्यूटी है एंड कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को इससे परेशानी नहीं होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3 देयर कैनॉट बी राइट विदाउट ड्यूटीज़ एंड बिकॉज द राइट्स ऑफ वन पर्सन बिकम द ड्यूटीज ऑफ द अदर पर्सन। तो कोई भी राइट्स ड्यूटी के बिना पूरा हो ही नहीं सकता। एक इंसान का राइट दूसरे इंसान की ड्यूटीज़ ऑटोमेटिकली होता ही है। ठीक है, आपके पेरेंट्स ने आपको रिमोट दे दिया, जा बेटा टीवी देख ले, ये आपको राइट मिला है, तो आपकी ड्यूटी है कि आप ना लो वॉल्यूम में टीवी देखो। अगर आपने फुल वॉल्यूम में देखा तो ड्यूटी तो गई भाड़ में, आपको आगे से फ्यूचर में टीवी को एक्सेस करने का राइट भी शायद ना मिले। ठीक है आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर वी बिकम पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। देयर कैन नॉट बी राइट विदाउट ड्यूटीज एंड वन पर्सन राइट बिकम द ड्यूटीज ऑफ द अदर। पॉइंट नंबर 4 देयरफॉर व्हेन वी एंजॉय आवर राइट इट्स बिकम आवर ड्यूटी टू फैसिलिटेट द एंजॉयमेंट ऑफ देयर लाइफ बाय द अदर्स। जब हम लोग को कोई राइट मिलता है और हम लोग को राइट एंजॉय करते हैं तो हम लोग को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी ड्यूटी है कि दूसरे लोगों को उससे प्रॉब्लम ना हो, और वो लोग अगर एंजॉय कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। दस बाकी तो क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। चाइल्ड लेबर इज ए पनिशेबल ऑफेंसेस। तो जो चाइल्ड लेबर हैं, जो चाइल्ड बच्चों से काम करवाते हैं, उनको सज़ा मिलती है। तो ये सब कहाँ से होता है? तो आपको बस थोड़ा इस आंसर को आपको कॉन्स्टिट्यूशन बैकिंग देना है और कुछ नहीं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ ग्रांटेड द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन टू एवरी सिटीजन। तो एक्सप्लॉइटेशन में आता ही है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज ए हैजार्डस ऑक्यूपेशन वाज अ फॉर्म ऑफ द एक्सप्लॉइटेशन। अगर आप किसी भी हैजार्डस ऑक्यूपेशन में अगर बच्चों को करते हो तो ये एक तरह से उनका एक्सप्लॉइटेशन ही माना जाएगा, जिसके लिए राइट टू एक्सप्लॉइटेशन बना हुआ है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स एंड इंडस्ट्री माइंस एंड द हैजार्डस ऑक्यूपेशन। एंड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी ये मानता है कि 14 ईयर्स से नीचे के बच्चों को आप काम नहीं करवा सकते, स्पेशली हैजार्डस नेचर के। द प्रिवेंटिव ऑफ द चाइल्ड लेबर एक्ट प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन अदर ऑक्यूपेशन एज वेल। ओके, तो इसके लिए हमारा चाइल्ड लेबर एक्ट भी बना हुआ है जिसमें 14 ईयर्स के नीचे के बच्चों से आप काम नहीं ले सकते। देयरफॉर चाइल्ड लेबर इज ए पनिशेबल ऑफेंसेस। चलो आगे नंबर 9 पे चलते हैं। फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वन कैन नॉट रिसोर्ट टू द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं कर रही है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं कर रही है, चलो कोर्ट में केस कर देते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है,
क्यों नहीं कर सकते? वेल, हियर इज योर आंसर. द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर इन द फॉर्म ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग देयर पॉलिसीज. तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक तरह का गाइडेंस प्रोवाइड करता है, एक तरह का मतलब आपको रास्ता दिखाता है कि स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट कैसे अपनी पॉलिसी फ्रेम आउट कर सकते हैं. देयर इज दिस आर नो लीगल ऑब्लिगेशन. तो इनको कोई लीगल ऑब्लिगेशन इनसे बाइंडिंग नहीं है, बट मोरल ऑब्लिगेशन हैव बीन सेट अप बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये मोरल ड्यूटी बनती है उनकी कि इसको फॉलो करें, बट लीगली वो फॉलो करें या ना करें ऐसा कुछ भी प्रोविज़न है ही नहीं. सो नो कोर्ट कैन ऑर्डर गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट एनी ऑफ दिस प्रिंसिपल. तो कोई भी कोर्ट इसको मतलब लागू नहीं करवा सकता. एंड देयरफॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कैन नॉट बी रिसोर्ट टू द कोर्ट ऑफ लॉ. ओके, नाउ 10, 11 एंड 12 एंड देन हमारा MCQ बचेगा. डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर द फाउंडेशन ऑफ द रूल्स ऑफ रेजिम्स. तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो हमारे गवर्नमेंट के लिए, हमारे जो है उसके लिए एक फाउंडेशन प्रोवाइड करता है. कैसे? लेट्स सी. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस इज द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमको सारी जस्टिस प्रोवाइड करता है, ऑल टाइप, वेदर इट इज सोशल, इकोनॉमिक एंड ऑल दैट. नाउ द डायरेक्शन रिगार्डिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, अ वेलफेयर स्टेट and the socialist pattern of the society has been provided in the directive principles. तो हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल, सोशल और ये सब एक तरह का पैटर्न प्रोवाइड करता है जिससे हमारी जो समाज है, हमारा जो इकोनॉमी है वो एक वेलफेयर डायरेक्शन में आगे बढ़ सके. दिस प्रिंसिपल आर मींट टू प्रोवाइड गाइडेंस टू द गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग पॉलिसी. और कहीं ना कहीं अगर हमारी गवर्नमेंट इसको फॉलो करती है तो उनको ऑटोमेटिकली गाइडेंस सब मिल जाएगी कि कैसे वो पब्लिक के फेवर में काम कर सकते हैं. एंड देयरफॉर डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर द फाउंडेशन ऑफ द रूल्स रेजिम. So now we are on the 11th number. Without social and economical democracy, political democracy cannot be achieved. तो अगर हम लोगों ने सोशल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी अचीव नहीं की है तो हम लोग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भी अचीव नहीं कर सकते. कैसे नहीं कर सकते? हियर इज योर आंसर. द पॉलिटिकल इक्वलिटी मीन्स राइट टू देमसेल्व्स. The political equality rights by themselves means nothing to the weaker section to the society. सी यहाँ पर बात आती है सोसाइटी के कुछ कमज़ोर लोगों की, जिसमें ST SC OBC के लोग आते हैं. एंड अगर ये लोग अगर इक्वलिटी अचीव नहीं करेंगे तो हम लोग सोशल और इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी कैसे अचीव करेंगे? ठीक है. द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर वेर अवेयर ऑफ द वाइड स्प्रेड disparity between the rich and poor, discrimination amongst the women and the SCs and the STs and the OBCs of the Indian society. हमारे जो कानून बनाने वाले लोग थे ना, उनको ये क्लियर कट पता था कि हम आज से हज़ारों सालों तक एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल जो हैं उनका डेवलपमेंट हो ही नहीं पाया. बहुत अमीरी और गरीबी देखी इन लोगों ने. ठीक है. तो उनको सब चीज़ें पता थी. अब क्या करना है? इसको हटाना है. दे वॉन्ट टू रिड्यूस द डिस्पैरिटी, ओके, between the rich and the poor, and to abolish the evil practice such as untouchability. They wanted to establish a egalitarian society and welfare state. यानी इसको अब समाज, अगर हमको सही में डेवलपमेंट करना है तो समाज में इन चीज़ों के लिए कोई जगह होनी ही नहीं चाहिए. एंड इसलिए उन्होंने फिर ये राइट टू अनटचेबिलिटी को सबको अबोलिश कर दिया. ठीक है. देयरफॉर बाकी सब क्वेश्चन में दिया हुआ है. सो लेट अस मूव हेड टू द फाइनल give reason and then only MCQ will be pending. Preservation of cultural and historical heritage is the fundamental duty of everyone. हमारे कल्चर को प्रिजर्व करना हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज, कल्चरल हेरिटेज सबको प्रिजर्व करना ये हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है. ठीक है. तो पॉइंट नंबर 1 में कि ये बताया गया है कि इंडिया की जो सिविलाइजेशन है वो सबसे पुरानी है, रिच है, और हम लोग कल्चरल और हेरिटेज वाइज बहुत ही आगे हैं. ओके. सो लेट मी रीड. India is one of the oldest civilization in the world, having rich cultural and historical heritage. ओके. और हमारा जो कल्चर है वो पूरी दुनिया को एक आईना दिखाता है एंड पूरी दुनिया को बताता है कि कैसे जिया जाता है. ठीक है. सो हेरिटेज प्लेसेस आर द मिरर फॉर आवर कल्चर एंड बिफोर द वर्ल्ड. तो हम लोग अपने पूरे वर्ल्ड को दिखा सकते हैं कि हमारा कल्चर क्या है. कॉजिंग डैमेज टू दिस प्लेसेस एज कंसिडरेबल ऑफेंस एंड वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम कमिटिंग दिस हैइनस ऑफेंस. तो ऐसी जितने भी कल्चरल साइट्स हैं, कल्चरल हेरिटेज है,
जितनी भी पुरानी जगह हैं इन सबको डैमेज पहुंचाना, मतलब इन लोगों को तो पकड़ के जेल में भी नहीं, कहीं और ही डाल देना चाहिए, ठीक है। एंड देयरफॉर ये हमारा राइट बनता है कि हम अपने कल्चर को और हेरिटेज को प्रिजर्व करें। नाउ द ओनली पार्ट इज पेंडिंग, दैट इज द MCQ। ओके, सो मैं फर्स्ट टू, एक सेकेंड में फर्स्ट 3 MCQ देख लेता हूँ। एंड आई हैड प्लेस्ड आंसर above my image you will find question, below my image you will find the answer. Which right is considered the soul by the Ambedkar? So अम्बेडकर जी ने कौन से राइट को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है? वेल इट्स योर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ओके, नंबर 2, अकॉर्डिंग टू हुम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी आर द प्रिंसिपल ऑफ फाउंडेशन। तो ये किसके हिसाब से डायरेक्टिव प्रिंसिपल है? वो एक फाउंडेशन है, तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। A person detained under the preventive detention can be kept in a detention for how much time? तो यहाँ पर आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, only 3 months। 4 नंबर, चिल्ड्रन अंडर विच एज ग्रुप हैव द राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। तो कौन सी उम्र के बच्चों को राइट टू एजुकेशन के तहत फ्री एजुकेशन मिलता है? तो वो हो गया आपका 6 to 14 ईयर्स। 5 नंबर, चिल्ड्रन अंडर विच एज ग्रुप आर रिस्ट्रेन फ्रॉम डेंजरस प्रोफेशन। तो कितने उम्र से कम बच्चों को डेंजरस टाइप के प्रोफेशन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए? वेल बिलो द 14 ईयर्स ऑफ एज। एंड लास्ट में, विच बिहेवियर इज कंसिडर्ड एज अ सोशल स्टिग्मा ऑफ द सोसाइटी? वेल इट्स अनटचेबिलिटी। ठीक है, आई थिंक आपको आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। थोड़ा सा मैं हरीनेस में था, थोड़ा जल्दी में था, इसलिए मैंने थोड़ा फटाफट निपटाया। अदरवाइज यू नो आई विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू एक्सप्लेन दिस आंसर्स, but still if you having any doubts comment me and I will try to give you an answer. Till then everyone, bye everyone and take care.